जो ग्रेजुएशन थी मेरी कंप्लीट हुई थी एंथ्रोपोलॉजी में, जो बिल्कुल भी ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं थी। मेरे बाबा बहुत ज़्यादा वीडियोस जो थे साकिब की देखते रहते थे और उनको अमेज़ॉन का काफ़ी नॉलेज था भी। मुझे बाबा ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो उसके बाद मैंने इनेबलर्स को एक्सप्लोर किया, स्टार्ट कर दी अपनी लर्निंग। और 1 वीक के अंदर ही मैंने जो है हंटिंग के कोर्स किए, सोर्सिंग के कोर्स लिए और विदिन 1 वीक मैंने टूल्स परचेज़ किए और दिन रात मैंने मेहनत करके हंटिंग की प्रैक्टिस की और स्टैट्स अपलोड करती रहती थी मैं फ़ेसबुक के ऊपर। तो वहाँ से मुझे क्लाइंट ने अप्रोच किया था। सबसे मुश्किल काम क्लाइंट किस तरह से ग्रैब करना है आपने और किस तरह से उनका ट्रस्ट लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वो आपसे कहते हैं कि हमें काम दिखाएं, आपने क्या काम किया हुआ है, तो उस टाइम पर इतना वो होता नहीं है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस अर्निंग हो जाती है, क्योंकि मैं इस टाइम पर 3 क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ फॉर A to Z। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो इनेबलर्स की स्टूडेंट हैं। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स किया, उसके बाद ये ई कॉमर्स में कैसे आईं, ये स्टोरी हम इनसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मायरा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम मुझे ये बताइए कि आपने एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर किया, उसके बाद आप ई कॉमर्स की तरफ आईं और आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं। ये सारा सफ़र कैसे शुरू हुआ और आप ई कॉमर्स में कैसे आईं? थैंक यू अली फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। सो बेसिकली मैंने जो ग्रेजुएशन थी मेरी कंप्लीट हुई थी एंथ्रोपोलॉजी में, जो बिल्कुल भी ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं थी और मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो था वो एंथ्रोपोलॉजी की तरफ था। तो क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन बिज़नेस और ऑनलाइन अर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, तो मेरे बाबा बहुत ज़्यादा वीडियोस जो थे साकिब की देखते रहते थे और उनको अमेज़ॉन का काफ़ी नॉलेज था भी। तो एक दिन उन्होंने इस तरह मुझे सक्सेस स्टोरी दिखाई हिबा जुल्फ़िकार की, आपकी तरफ इनेबलर्स की स्टूडेंट थी। तो उनकी मैंने वीडियो देखी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुई, मुझे बाबा ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो उसके बाद मैंने इनेबलर्स को एक्सप्लोर किया और मैंने वहाँ से मुझे पता चला EVS के बारे में। मैंने EVS के लिए अप्लाई किया, तो विदिन 1 वीक मुझे EVS की एक्सेस मिल गई। तो मैंने जो है स्टार्ट कर दी अपनी लर्निंग और 1 वीक के अंदर ही मैंने जो है हंटिंग के कोर्स किए, सोर्सिंग के कोर्स लिए और विदिन 1 वीक मैंने टूल्स परचेज़ किए और दिन रात मैंने मेहनत करके हंटिंग की प्रैक्टिस की और स्टैट्स अपलोड करती रहती थी मैं फ़ेसबुक के ऊपर। तो वहाँ से मुझे क्लाइंट ने अप्रोच किया था उसी मंथ में। तो वहाँ से फिर मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। मैम मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को बताएं, 1 हफ्ते में आपने कैसे इतना काम कर लिया? लोगों को तो 6 महीने लग जाते हैं, 5 महीने लग जाते हैं कम से कम क्लाइंट ग्रैब करने में। अच्छा, तो मैंने हंटिंग का जो लेक्चर मैंने डिसाइड किया हुआ था मैंने 1 वीक में कितने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। तो हंटिंग का एक ही लेक्चर EVS में था, साथ की वीडियो थी, तो वो मैंने एक दिन में उसको कंप्लीट किया, उसकी प्रैक्टिस वगैरह देख ली थी, मैंने स्टार्ट कर दी थी। और जब मैंने EVS के लिए अप्लाई भी किया था तो मेरे पास 1 वीक था। उस 1 वीक के अंदर भी मैंने मैम सैरिश की वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, मैंने वो 3 सीरीज़ भी देख ली थी और उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो चुका था कि किस तरह से प्रोडक्ट हंट किया जाता है। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मतलब मैंने 4-4, 5-5 घंटे लेक्चर्स कंप्लीट किए और फजर टाइम तक मैं जागी रहती थी और हंटिंग की प्रैक्टिस करती रहती थी। मैंने टूल्स परचेज़ उसी मंथ में किया और उसी मंथ मैंने अपना क्लाइंट ग्रैब कर लिया था। मैम जब आप ई कॉमर्स की फील्ड में आई, सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा? सबसे मुश्किल काम क्लाइंट किस तरह से ग्रैब करना है आपने और किस तरह से उनका ट्रस्ट लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वो आपसे कहते हैं कि हमें काम दिखाएं, आपने क्या काम किया हुआ है, तो उस टाइम पर इतना वो होता नहीं है। तो सबसे मुश्किल यही आया था कि किस तरह से उनको ट्रस्ट दिलाना है। सो विद टाइम आई केम टू नो लाइक कि क्लाइंट्स जो है वो आपको खुद अप्रोच नहीं करेंगे, आपने अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करनी है। लाइक फेसबुक के ऊपर आप स्टैट्स अपलोड करते रहें, लोगों की हेल्प करते रहें और इस तरह मीन्स एक्टिव रहें आप, तो ख़ुद आपके पास क्लाइंट्स जो हैं वो अप्रोच करेंगे। अगर नहीं भी तो क्लाइंट्स लिख लेते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट उन्हें ज़रूरत है, तो आप बस उनको बताएं कि ये आपकी स्किल्स हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, तो वो आपको जो है हायर कर लेते हैं। मैम मुझे ये बताइए कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं लेकिन उनको ये टेक्निकल फील्ड होने की वजह से मुश्किल लगती है,
उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी, वो कौन से स्किल्स पे काम करें और फिर ई कॉमर्स में आएँ? सबसे पहले तो ईवीएस पे आप ईवीएस की एक्सेस लें। ईवीएस पर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मींस अगर आप यहाँ पर तो आपको मेंटोर की हेल्प मिल जाती है, यहाँ पर हेल्पफुल इस वजह से आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। लेकिन ईवीएस में सब कुछ अवेलेबल है, लाइक एक सी ऑफ नॉलेज है। वहाँ पर आप किसी भी स्किल्स जो भी आपको पसंद हो, आप उसमें जो है उनकी वीडियो 3 से 4 दफ़ा देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने एक स्टेप लेना है और आपको एक दफ़ा आपको क्लाइंट मिलेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा काम करना। मैम, आपने अब तक किस किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया? मैंने होम एंड किचन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, डीआईवाई एंड टूल्स, इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा काम किया। मैम, आपकी मंथली अर्निंग अभी कितनी है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस अर्निंग हो जाती है, क्योंकि मैं इस टाइम पर 3 क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ फॉर A to Z। मैम, मुझे ये बताइएगा कि क्लाइंट्स के साथ जब आपकी डीलिंग होती है तो सबसे मुश्किल काम उस प्रोसेस में कौन सा होता है जिससे लोग घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है, आपको बात करने का तरीका आता है, उनको किस तरह से आपने ग्रैब करना है, उनको किस तरह से अपने स्किल्स शो कराने हैं, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। तो यही है, वो आपके साथ जूम पे भी मीटिंग करना चाहें तो आप घबराएं नहीं, तो ठीक है आपने मीटिंग करनी है, इतना वो आपको सारा नॉलेज होता है। वो ज़्यादातर यही पूछेंगे कि आप कौन से टूल्स के साथ आप करेंगे काम और आपकी कितना बजट हमें रिक्वायरमेंट होगा, तो वो चीज़ें से पूछी जाती हैं जो आप सीख लेते हैं मीन्स वीडियोज़ के थ्रू, और आपको वो आइडिया होता है। तो ये स्टार्ट में घबराने वाली बात। मैम, आम तौर पे जब एक क्लाइंट आपके साथ बात करता है तो अमूमी तौर पे उसका बजट क्या होता है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? स्टार्ट में बजट आप पे डिपेंड करता है, आप मीन्स थोड़े अब होलसेल होता है, प्राइवेट लेबल होता है। अब ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है, या तो वो होलसेल, अगर उसके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो वो होलसेल स्टार्ट कर ले, अगर उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो प्राइवेट लेबल कर ले। प्राइवेट लेबल में भी आगे से फिर मज़ीद इन्वेस्टमेंट अगर बहुत ज़्यादा तो आप बड़ी लॉन्च कर ले, नहीं है तो आप माइक्रो लॉन्च के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो इनेबलर्स ने BBL भी निकाली है, रैपिड लॉन्च भी निकाली है, जिसमें हम कम इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि माइक्रो लॉन्च के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई एक दो आइडियाज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर करें। माइक्रो लॉन्च में ये होता है कि आपकी प्राइस कम होनी चाहिए, और मींस 8 to 11 12 पाउंड्स हो जाए या डॉलर्स हो जाए, उतने पाउंड में हो जाए। और इतना ज़्यादा रेवेन्यू हम नहीं देखते उसके साथ कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू के साथ हम जाएंगे, लाइक 8,000 पाउंड टॉप 10 सेलर्स का हो जाए, वो इनफ होता है आपके लिए कि मींस जाना। तो उसमें ये होता है कम प्राइस में एक तो होगा, आप कम इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे तो वो आपके लिए फिर ये होता है कि हम बड़ी इन्वेंट्री ऑर्डर नहीं करें, और फिर वो हमारे लिए थोड़ा कम लॉस में जाता है इस तरह। मैम, जो माइक्रो लॉन्च है और होलसेल बिजनेस है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन बराबर हो जाती है या डिफरेंस होता है इसमें भी? नहीं, डिफरेंस होता है। होलसेल में आपकी इतनी नहीं लगती। होलसेल में ये होता है कि आप किसी और के ब्रांड के अंडर काम कर रहे होते हैं, आप किसी और का तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने प्रोडक्ट्स लेके तो उसके अंडर काम कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट, वो तो आप पे 50 हो गया, 100 हो गया, तो वो, लेकिन माइक्रो लॉन्च थोड़ा ज़्यादा होता है होलसेल से। होलसेल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है? मिनिमम $5,000 भी रिक्वायरमेंट है, 5,000 से अबव और $5,000। मैम, इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर्स और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे हैं? मेरी मेंटोर मिस सैरिश गुल थी, जो कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। लाइक स्टार्ट से उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से आपने इस फील्ड में पेशेंस रखना है और हार्ड वर्क करना है और कितना आपने डेडिकेट रहना है काम के साथ। तो और उनकी वजह से ही मैं आज A to Z क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दिया था। और सर दानिश भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और मेरे एक सीनियर हैं अशर, उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जो मेरे पहले क्लाइंट थे उनके साथ मैम सैरिश और अशर ने बिल्कुल मतलब मुझे गाइड किया, तो मैंने काम किया। उसके बाद फिर मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया तो मैं खुद काम करती हूँ क्लाइंट। मैम, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? उन्होंने आपको सपोर्ट किया या उन्होंने कहा कि आपने डिग्री किया है, कोई और काम देखें? मुझे बाबा ने ही मोटिवेट किया था, कि बाबा कह रहे थे कि ये घर बैठकर काम है तो मतलब बहुत अच्छा, इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो आज मैं उन्हीं की वजह से ही हूँ, मतलब उनकी वजह से ही मुझे अमेज़ॉन का पता चला और ई-कॉमर्स का पता चला। मैम, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 या 3 स्किल्स आप बताएं जो कोई भी इंसान अगर सीख ले तो वो बतौर वर्चुअल असिस्टेंट कामयाबी से काम कर सकता है। स्किल्स आपके ऊपर है। अगर आप हंटिंग भी सीखना चाहें तो आप वो सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हैं। आप सोर्सिंग में अगर आपकी इंटरेस्ट हो गया, आप सोर्सिंग की तरफ कर सकते हैं, आप सेपरेट वो भी सर्विस दे सकते हैं। PPC लॉन्च का अगर आपको आइडिया है और सर्विस आपकी अच्छी है, इंटरेस्ट है आपका, आप वो भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है आपने A to Z ही सर्विसेज देनी है, आप सेपरेट सर्विसेज भी दे सकते हैं अगर आप में उसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं। और वो मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी?
सर साकिब की मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और उनकी वजह से, क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ जो हैं अब घर बैठकर काम कर रही हैं। और क्योंकि पहले इतना ज़्यादा अमेज़ोन का लोग बताते नहीं थे, काम करते भी थे बट बताते नहीं थे, सर साकिब ने ही ये इनिशिएटिव लिया और जिस वजह से हम सबको पता चला है। तो अब हाउसवाइफ भी इवन घर बैठ के काम कर सकती हैं, और जो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं वो भी काम कर सकती हैं ऑनलाइन, और काफ़ी अच्छी अमाउंट जो है वो घर बैठ कर हम अर्न कर सकते हैं। मैम, आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से लोग वर्चुअल असिस्टेंट बनते रहे और इस ई-कॉमर्स में आते रहे तो क्या मार्केट सैचुरेशन हो जाएगी या नहीं होगा ऐसा? नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी अलाउ कर दिया गया अमेज़ोन को कि आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं। तो उसी तरह जिस तरह वीएस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अब अकाउंट्स भी काफ़ी ज़्यादा, और लोगों को मतलब वीए की ज़रूरत पड़ रही है कि अकाउंट हैंडल करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो कहते हैं कि हमें वीए की ज़रूरत है। तो इस वजह से नहीं, सैचुरेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि जितने ज़्यादा वीएस हैं उतने ज़्यादा अकाउंट्स भी लोगों के हैं। मैम, अकाउंट बनाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है और फिर उसको हैंडल करना, आप इस हवाले से कुछ नाजरीन को बताना चाहेंगी, या जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं कि वो अकाउंट बनाएं कैसे और फिर बाद में हैंडल किस तरह करें? अकाउंट बनाना तो अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इजी हो गया। आपने अपनी पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन के ऊपर अब आप बना सकते हैं, बेशक यूके मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, कोई भी मार्केट आप सेलेक्ट कर लें। और अकाउंट हैंडल करना तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। तो पहले आप पीवीएस से नॉलेज ले लें, उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट या कोई भी कोर्स में इनरोलमेंट लें, अपनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, मेंटोरशिप की हेल्प लें। काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्पफुल हैं इस फील्ड में, आपको बस स्टेप लेने की देर है, आप एक स्टेप लें और फिर हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मायरा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और उनके दिल में दिमाग में जो सवालात हैं उनको इस इंटरव्यू में उसके जवाबात मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।